दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मेरे पास हिंदी का पेपर एचटेट 2019 जो पीजीटी का था उसको सोल्व करेंगे। और सोल्व क्या, बिल्कुल विश्लेषणात्मक रूप से क्लास रहेगी। एक एक शब्द का हिसाब किताब लिया जाएगा, एक एक शब्द को कुरेदा जाएगा, ये तो खैर आपको पता ही है। और आज साथ में 10 प्रश्न जो हरियाणा जीके के आते हैं वो भी करेंगे आज साथ में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध पूछा इसने, तो देखो पड़ोसी, पड़ोसी सही है, ऐसे ही आता है। सुधीजन, सुधीजन भी सही है बिल्कुल। सरलता पूर्वक, ये सरलता पूर्वक दे रखा है इसने। पै को मात्रा बड़ी आनी चाहिए थी, पूर्वक ऐसे, यही गलत हो जाएगा। अशुद्ध ये है, तो इसका आंसर है द्रवीभूत, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। बाकी और तीनों सही हैं। सरलता पूर्वक है, ये पूर्वक होता है ये। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाए इसने संधि से। संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब देखो विश्व प्लस एक, विश्व एक, विश्व प्लस एक के नहीं आएगा, यहाँ ही गलती इसने कर दी। यहाँ एक के आता, एक के, क्योंकि इसका जो एक विश्व, विश्व प्लस एक के, इसकी प्रकृति यही है आई की, न कि ए की। ये गलत है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है इसमें। अधम, अधम प्लस ऋण, अधमारण, तो ये भी सही है बिल्कुल, गुण संधि में हो जाएगा ये। परि प्लस कृत, परिष्कृत, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे स कैसे आ गया, यहाँ पे स यूँ आ गया, कैसे कि यहाँ पे ई और बड़ी ई, बड़ी तो नहीं आएगी, ई से पहले, हाँ ई के बाद यदि, ई के बाद यदि क, ख, प और फ हो, ई के बाद क, ख और प, फ हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा स हो जाएगा, प वाला स बन जाएगा। कौन सा, प वाला स बन जाएगा, परिष्कृत। तो इसका परिष्कृत इस प्रकार से आ गया। उसके बाद क्या है, तत् प्लस अंतर, तदंतर। इसका द क्यों बना, ये भी व्यंजन संधि है। इसका द यूँ बना क्योंकि इसका तो जिक्र कल भी हुआ था, क्योंकि यदि जैसे तत् प्लस अंतर, अब देखो यहाँ ये क्या है, ये तत् जो है, तय जो शब्द है वर्ण है, ये है अघोष, और इसका अब मुकाबला होने वाला है घोष से। तो जो घोष होता है वो भी इसको घोष बना देगा अघोष को, और इसको घोष बनने के लिए, घोष बनने के लिए अपने से तृतीय शब्द वर्ण में परिवर्तित होना पड़ेगा। तो तृतीय वर्ण क्या हो गया, इसका द हो गया, तदंतर। अब ये तदंतर बन गया, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। नहीं हुआ पूछा इसमें, तो व्युत्पत्ति में तो दो उपसर्ग हैं, वी प्लस उत, दो उपसर्ग हो गए। व्याधि में भी दो हैं, वी और आ, ठीक है। व्यापादित में भी दो हैं, वी और आ, ठीक है। अगला और बच गया हमारा कौन सा, वैनाशिक, वैनाशिक, विनाश, हाँ इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है, इसमें उपसर्ग है ही नहीं। इसमें क्या है, विनाश मूल शब्द हो गया इसका, और इसमें इक प्रत्यय बना, विनाश प्लस इक प्रत्यय बन के ये बन गया वैनाशिक। बार बार बताया मैंने कि जब उपसर्ग प्रत्यय जुड़ते हैं तब उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है, शब्द की प्रकृति में, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में अपदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो जन्म रोगी
बिल्कुल हुआ है इसमें, जन्म से रोगी। एक होता है इस प्रकार का जन्मांध, जन्मांध होता है, उसमें भी कौन सा होता है, अपदंत पुरुष होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जन्मांध और जन्म रोगी। कई कई बुक्स में ये जो है, कई किताबों में, या कई ऐसे मेरे मित्र भी हैं अध्यापक साथी जो जन्म रोगी को कर्ण तत्पुरुष बताते हैं। तो भाई 101% कर्ण तत्पुरुष नहीं आएगा, अपदंत तत्पुरुष आएगा जन्मांध और जन्म रोगी में। आगे है जलजात, जल से पैदा हुआ, ये भी बिल्कुल कौन सा है, अपादान है। राजद्रोह, ये भी राज से द्रोह, देश से द्रोह, ये भी अपादान तत्पुरुष है। पदाक्रांत, ये नहीं आएगा। पदाक्रांत कौन सा हो जाएगा, पद प्लस आक्रांत। आक्रांत का मतलब होता है चोट पहुंचाना, तो पद का मतलब होता है पैर, आक्रांत चोट पहुंचाना, तो पैर से चोट पहुंचाना। तो यहाँ कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। इसमें है कर्ण तत्पुरुष, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 और बातें बता दी मैंने। एक एक शब्द का हिसाब किताब लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी। आगे देखो, आगे देखिए। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। इसने विशेषण पूछा है, और किसमें, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है, तापमान की विशेषता बताई है, तो जहाँ विशेषता बताई जाएगी वहाँ क्या होगा, संज्ञा से और नाम की जो विशेषता बताई जाएगी या विशेष्य की विशेषता बताई जाएगी वहाँ विशेषण होगा। तो इसकी बताई गई है भाई 35 डिग्री था, 36 था, या कितना था, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो विशेषण का भेद है ये हो जाएगा परिमाणवाचक में आएगा ये, क्योंकि 35 डिग्री एक पैमाने के रूप में हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये रहा देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो एक और बात और बताऊँ आपको, यदि यहाँ पे ये होता कि आज का अधिकतम तापमान कम रहा, आज का अधिकतम तापमान कम रहा, 35 डिग्री को हम काट दें एक बार और कम कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक के दो उपभेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसी प्रकार से संख्यावाचक के भी आपको पता ही होगा खैर, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव उपसर्ग, तो देखो इसमें अवाच्य, अवाच्य, इसमें तो अ उपसर्ग है, ए का प्रयोग हुआ है। अवधि, अवधि, हाँ इसमें हुआ है भाई। अवचन, इसमें तो इसमें भी ए का हुआ है। अविनष्ट, यहाँ भी ए है। तो अव उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें हुआ है। तो इसका आंसर सही 36 का 2 हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है ये, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखो जो गलत है वो चूज करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुवचन बन ही नहीं सकता, कि जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय का हम ये थोड़ी नहीं कह सकते हैं कि हिमालयों, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल। तो ये ऑप्शन गलत हो जाए, ये भी सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, यानी कि इसमें कितने पता नहीं कितने जो भी कोई प्राणी है, जो कोई वस्तु है, वो पता नहीं कितनी है, अनंत है वो, सही बात है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक में रूपांतरण किया जा सकता है, हाँ ये हो सकता है। जब संज्ञा का चैप्टर मैंने करवाया था तब बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा भाववाचक कब बन जाती है, जातिवाचक कब बन जाती है। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक में, हाँ तो भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन के रूप में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा।
तो ये बातें ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखो भाई, अगला प्रश्न कौन सा है हमारा 38 का। क्या पूछा इसने? किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाचक कृत प्रत्यय, तो इसने सीधा पूछा है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी नहीं है, ये प्रत्यय का तो इसने जो है घुमा फिरा के पूछ दिया। तो यहाँ प्रोसैया नहीं, गलत है ये। छिड़काव सही है, गड़गड़ाहट सही है, पछतावा ये भी सही है। प्रोसैया गलत है इसमें, प्रोसैया ये भाववाचक कृत प्रत्यय नहीं हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। संधि फिर पूछ ली इसने, असंगत विकल्प कौन सा है? उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषद मीमांसा बिल्कुल सही। विद्वत, विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति बिल्कुल सही है। आगे देखो, 60 प्लस मास, 60 ये यहाँ फॉल्ट है भाई, 60 नहीं आएगा, यहाँ 60 आएगा, 60। शरद प्लस माला, शरणमाला ये भी सही है। यहाँ पे षणमास ये तो इसने ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पे कर दिया इसने, यहाँ 60 होना चाहिए था, न कि 60। अब देखो कैसे बनते हैं ये, उपनिषद प्लस मीमांसा, यहाँ द का न कैसे बन गया? तो कैसे बनता है ये व्यंजन संधि का के एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे इसने। तो कैसे होते हैं ये कि जब किसी भी वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ण के जैसे पहला वर्ण कह लो या फिर उसका मतलब तृतीय कह लो, तो या फिर ये ऐसे भी कह सकते हो कि त या द के बाद, त या द के बाद कोई भी किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण आता है, तो वो त और द भी किस में बदल जाएगा? अपने से अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग के उस पंचम वर्ण में बदल जाएगा। क्या समझे? फिर देखो एक बार कि त और द का मुकाबला जब किसी भी पंचम वर्ण से होता है, यानी कि उसके तुरंत बाद यदि पंचम वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? वो जब संधि करेंगे तो वो त और द भी अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? विशेषणवाचक शब्द से, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण बता रखा है मैंने किससे होता है। तो यहाँ विशेषण से नहीं हुआ है पूछा है। तो नकटापन, नकटा, नकटा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है कि जैसे यह बच्चा नकटा है। नकटा का मतलब जैसे हम देसी भाषा में बोल देते हैं कि जिद्दी, शरारती, जो बात को न माने। सयानापन, ये भी सयाना, वह बहुत सयाना है, विशेषण है ये भी। अपनापन, अपना, अपना तो सर्वनाम है भाई, अपना सर्वनाम है, ये विशेषण से नहीं हुआ, ये तो सर्वनाम से बन गया। गोरापन, उसका रंग गोरा है, तो ये भी विशेषण है। ये तीनों विशेषण हैं और ये सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो मूलावस्था कह लो या सामान्य अवस्था कह लो, एक ही बात है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे घटिया, ठीक है ना, मूलावस्था या सामान्य अवस्था बन गई घटिया। उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में दो के बीच तुलना होती है, दो के, कि जैसे मोनू सोनू से घटिया विचारों वाला है, ठीक है, तो उत्तरीय होगी उत्तरावस्था। अब क्या होती है उत्तमावस्था में? क्या होता है उत्तमावस्था में? सभी का जिक्र आता है, सभी को टॉप कर जाता है वो,
कि जैसे ये रहा कि सबसे घटिया विचार होना, सबसे, इसमें 2, 3, 1 का कोई जिक्र नहीं होता, इसमें टॉप कर जाता है, तो ये उत्तमावस्था हो गई इसकी। ठीक है ना, ये जो डिग्री आती है इंग्लिश में उसका रूप है ये। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री वो वाला, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये बेस्ट वाला है, ऐसे बनती हैं ये। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। गौण क्रम के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। क्या रहता है, गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। हाँ बिल्कुल सही है, बताऊंगा बाद में, एक बार क्या चक्कर है ये गौण क्रम और मुख्य क्रम क्या सिस्टम है आपको। यदि वाक्य में 2 क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है। वाक्य में 2 क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसे या किसको प्रश्न करने पर जो प्रश्न उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम नहीं होता, बल्कि वो गौण क्रम होता है, गौण क्रम। अब इसको समझो, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्रम और गौण क्रम। ठीक है ना, मुख्य क्रम और गौण क्रम। मुख्य क्रम क्या होता है, वो अप्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक, और जो गौण क्रम होता है वो होता है प्राणीवाचक। अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे को, इसमें 2 क्रम है, बच्चे को और दूध, तो इसमें दूध क्या है, अप्राणीवाचक है, तो ये अप्राणीवाचक क्या हो जाएगा, ये तो है मुख्य कर्म, और बच्चे को ये कर्म क्या हो जाएगा, गौण कर्म। ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो ये पहले ऑप्शन में यही बात कह रहा है कि गौण कर्म को चिन्ह जुड़ा रहता है और वो क्रिया से दूर रहता है। आगे देखो, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यही सेकंड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गौण कर्म होता है, मुख्य कर्म नहीं होता। अगला कौन सा है इसमें, देखो 2 ऑप्शन और रह गए। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। आना, उड़ना एवं तैरना गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आना, उड़ना एवं तैरना गत्यार्थक, गति प्लस अर्थक, यानी कि जिन क्रियाओं में गति हो, जो मतलब जिनमें जो गति करती हो, तो जैसे आना, आ रहा है, उड़ रहा है, गति हो रही है, तैर रहा है तो गति हो रही है। एक होती है स्थित्यक्रमक, स्थित्यक्रमक, स्थिति का मतलब जो बिल्कुल उनमें कोई गति नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, जैसे सोना, बैठना, ये सभी क्या हैं, ये स्थिति आक्रमक क्रियाएं हैं। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और पूरा गहनता से बिल्कुल करवाएंगे, जब क्रिया का चैप्टर करवाऊंगा एक एक शब्द वहाँ से क्लियर करेंगे। देखो क्या है, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध पूछा इसने, तो कौन सा है वो देखो। पहला क्या है, द्रष्टव्य, गलत, परिशिष्ट, गलत, आदिष्ट, गलत, अंत्येष्टि, ये सही है। अंत्येष्टि ये सही है, और कई बार पूछा गया है ये भी। अंत्येष्टि आधा न आता है, आधा तय आता है, और ठी ठी नहीं होता बल्कि टी होता है। ठीक है, अब देखो ये गलत क्यों है। ये द्रष्टव्य कैसे लिखा जाएगा, द्रष्टव्य लिखा जाएगा इस प्रकार से, द्रष्टव्य। ठीक है, परिशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट होता है। आदिष्ट नहीं होता, आदिष्ट होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है आगे कौन से एग्जाम में पूछ लें। ये देखो
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है ये, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत को छांटिए। तो भोज, फौज, भीड़, सरकार, स्त्रीलिंग पद हैं ये। कौन से? फौज, भीड़ और सरकार स्त्रीलिंग पद हैं, बिल्कुल हैं। क्या बताया था मैंने कि इसको जो है ना, यदि पता ना चले तो उसको वाक्य, उसके उसको वाक्य बना लो, उसको बेस बना के। जैसे हमारी फौज बहुत ताकतवर है, हमारी। भीड़, भीड़ आगे बढ़ रही थी। ऐसे थोड़ी होता कि भीड़ आगे बढ़ रहा था। सरकार, हमारी सरकार आजकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, तो सरकार कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो स्त्रीलिंग है। लिंग विकार तत्वों की श्रेणी में आते हैं, लिंग विकार तत्वों की श्रेणी में आते हैं, तो ये विकार तत्वों की श्रेणी में आते हैं, आते हैं भाई, ये बिल्कुल आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। हाँ, होता है बिल्कुल। और विकार होता है, नहीं लिंग, एक सॉरी भाई, लिंग का विकार तत्वों की श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है, आता है ये। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार नहीं होता, ये नहीं होता। सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण में इनकी दृष्टि से लिंग में विकार, विकार का मतलब बदलाव। यदि हम किसी का क्या करते हैं, जैसे एक वाक्य लिखूं मैं कि वह जाता है, वह जाता है। एक और वाक्य लिखूं कि जैसे वह जाती है, वह जाती है। तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम। तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लिंग का, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि विकार होता है तो विकार नहीं होता, ये गलत हो जाएगा इसमें। कौन सा? यही गलत हो जाएगा। आगे और देखते हैं कौन सा इसमें। चौथा, कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। कोयल, मैना, चील आदि नित्य स्त्रीलिंग, ये शायद कल वाली क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं प्राणी, और नित्य, कुछ एक प्राणी ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे कोयल, इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए नर और मादा का प्रयोग होता है, नर और मादा का। जैसे हम ये इसका कोयल का लिंग बदलें तो कोयल ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। चील का चील ही नहीं बनेगा। तो कोयल, मैना और चील, इन सभी के आगे हम क्या जोड़ेंगे? नर कोयल, ठीक है ना, नर मैना, नर चील। तो ये क्या है? मादा में आ गई सारी, तो नित्य स्त्रीलिंग है ये सारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो पार्श्विक मैंने जो है ना वर्ण का जो चैप्टर करवाया था, उसमें बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बता रखी है। किसी साथी ने जाके नहीं देखा है वो तो देख ले, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखा है वो वर्ण का चैप्टर। तो क्या है ये और वह अर्ध स्वर हैं। ये रे क्या है? ये प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। और लय क्या है? पार्श्विक वर्ण है। तो लय क्या हो जाएगा? पार्श्विक वर्ण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हो गए 45। हाँ, अब थोड़ा सा हरियाणा जीके के क्वेश्चन और देखते हैं आज। कहाँ से शुरू है? हाँ, 81 से है शायद ये, 81। हाँ, यहाँ से देखो, पहला क्या पूछ रहा है, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। वह जिला जिसमें गुजरी महल स्थित है, काफ़ी फेमस प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया। तो ये हिसार में है, हिसार में है गुजरी महल, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया? अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? मुख्यमंत्री के रूप में अवधि, मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही और सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके सबसे अधिक जो अवधि रही है और सबसे पहले वो पूछा इसने, और अवरोही क्रम में पूछा है। तो सबसे पहले कौन सा
सबसे ज़्यादा अवधि किसकी रही? भजनलाल की, फिर बंसीलाल की भी रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। ये यही आ जाएगा शायद इसमें। क्या आप नीचे क्या दे रखा है इसने? सही कूट 1 2 3 4 2, हाँ यही है भाई। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका जो क्रम है यही हो जाएगा। और यदि आरोही क्रम में पूछे तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी अवधि रही है इस प्रकार से। जिला जो मुख्यतः जोई नहर द्वारा सिंचित है, जोई नहर द्वारा, तो ये भिवानी जिला है। भिवानी जिला, जोई नहर ये एक बड़ी नहर है जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट को सिंचित करती है, वो जोई नहर सिंचित करती है। अगला देखो क्या पूछ रखा है प्रश्न। सन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्नो देवी काफ़ी फेमस है ये। तो सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। हाँ बिल्कुल थी। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उन्हें हरियाणा विधानसभा का भी अध्यक्ष चुना गया। हाँ बिल्कुल चुना गया था। तो ये क्या पूछ रखा आगे, कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही हैं। तो दोनों सही है क्या इसमें कोई? न तो ए सही, ए और बी, हाँ ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं सन्नो देवी के बारे में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो चंदूलाल, मुरलीधर, हाँ मुरलीधर थे इसके। श्यामलाल, छोटूराम ये नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। मुरलीधर इसके खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई, फिर भी आ सकता है। तो क्या कहता है ये इसमें बोलता है यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे कहलाता है। हाँ बिल्कुल कहलाता है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। 200 किलोमीटर नहीं है भाई, इसकी कुल लंबाई लगभग 135 है। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। तो केवल ए सत्य है, हाँ बी गलत है न, हाँ केवल इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो ए का आंसर है इसका। मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? तो कुरुक्षेत्र में बहती है। सोनीपत में मारकंडा नहीं बहती। अम्बाला में बहती है, करनाल में बहती है। कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल में बहती है। सोनीपत में मारकंडा नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप सभी को ही पता है हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। खेजड़ी है ये राजस्थान का, जिसको हम जाटी बोलते हैं, जांडी। बरगद और नीम ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, पीपल हो जाएगा। ये तो सभी को ही पता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में इसका सहभागी राष्ट्र कौन था? सूरजकुंड मेला का एक शब्द रट लेना भाई, अब की बार पूछ सकते हैं पक्का। तो कौन था इसका? इसका था किर्गिस्तान। क्या था? किर्गिस्तान था इसका, किर्गिस्तान इसका था। तो आगे देखो कौन सा। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम पूछा है। करनाल, सिरसा का हो जाएगा। सिरसा का सबसे कम घनत्व है। झज्जर, मेवात ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने होंगे शायद ये, हाँ इतने थे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, साथ में हरियाणा जीके का भी अभ्यास हो गया आपका। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। अपने साथियों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं जल्द ही एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।